आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ और आपकी मृत्यु है 19 मई 1979 में हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओजवलिया गांव में आपका जन्म हुआ। श्री अनमोल द्विवेदी आपके पिता और श्रीमती ज्योतिषमती माता थी। ज्योतिष विद्या के लिए इनका परिवार और संस्कृत में पांडित्यपूर्ण वैभव के लिए विख्यात था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। 1920 में बसरी का पूर्व से मिडिल कर पाराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन किया। 1927 में आचार्य की उपाधि आपने प्राप्त की और 1930 से आपने शांति निकेतन में हिंदी अध्यापन प्रारंभ किया। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 1957 में आपको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1972 से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर आप रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में आपका निधन हो गया। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता एवं व्याख्याता, मर्मी विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक के रूप में मान्य हैं। सूर साहित्य द्विवेदी जी की प्रथम रचना है जो 1930 में प्रकाशित हुई। द्विवेदी जी आलोचना की समग्र और संतुलित दृष्टि के निर्माण पर बल देते हैं। वे साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने और उसके लिए आग्रह करते हैं और यही दृष्टिकोण उन्हें मानवतावादी बनाता है। वे साहित्य के इतिहास को जन चेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित करते हैं। उनका मानना है कि हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन और बौद्ध, अपभ्रंश साहित्य, कश्मीर के शैव तथा दक्षिण और पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण, निबंध ग्रंथ तथा लौकिक कथा साहित्य सब परखा जाए। इसी कारण द्विवेदी जी ने आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित माना। आचार्य द्विवेदी जी का समग्र रचना कर्म सार्वकालिक मानव मूल्यों के प्रसार के लिए कटिबद्ध रचना कर्म है। डॉक्टर देवराज ने उन्हें कालजयी परंपरा के कथा शिल्पी प्रवक्ता कहा है। कालजयी परंपरा के कथा शिल्पी प्रवक्ता कहने के पीछे उनका कारण क्या रहा? उनका कहना है कि इनके साहित्य में मानवतावाद, आध्यात्मिक दृष्टि है। द्विवेदी जी के जीवन में उदात्त चेतना के स्वर उनकी इन पंक्तियों से हम व्यक्त कर सकते हैं कि वे कहते हैं कि वास्तव में हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य है। आपने इतिहास में इसी मनुष्य की धारावाहिक जय यात्रा पढ़ी है। साहित्य में इसी के आवेगों, उद्वेगों और उल्लासों का स्पंदन देखा है। राजनीति में इसके लुका छिपी के खेल का दर्शन किया है
अर्थशास्त्र में इसकी रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है। ये मनुष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। ये विचार आपने अशोक के फूल में व्यक्त किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने उदात्त चेतना के स्वर को अभिव्यक्त किया है कि किस तरह से एक मनुष्य साहित्य के केंद्र में उसके उद्वेग, उसके आवेग, उसके उल्लास सभी का स्पंदन होता है। अब हम बात करें उनके कृतित्व की, तो उनकी रचनाओं में हम देखें उपन्यास साहित्य पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उनकी कृति में आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946 में आपने लिखी, चारूचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा अनामदास का पोथा। उनके आलोचनात्मक ग्रंथ में अगर हम दृष्टि डालें तो उसमें है सूर साहित्य 1936 में सबसे पहला जिसे कहा जाता है, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, मृत्युंजय रविंद्र, आधुनिक साहित्य बोध, साहित्य सहचर, और आपकी साहित्य का इतिहास पे जो पुस्तकें हैं वो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, नाथ सिद्धों की बानियाँ, धर्म कला संस्कृति, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, और निबंध साहित्य पर हम चर्चा करें तो उनका अशोक के फूल 1948 में हुआ, कल्पलता, कुटज, विचार और तर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, और उनके संपादित जो ग्रंथ है उसमें है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1952 में, और पंडित जगन्नाथ तिवारी अभिनंदन ग्रंथ, संदेश रासक, छिताई चरित, रामानंद की हिंदी रचनाएं, और आपका जो अनुवाद साहित्य है उसमें है नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक, और आपका लाल कनेर भी अनुवाद साहित्य में आता है। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य हमें उनके विशद शास्त्रीय ज्ञान में नहीं बल्कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में समाहित दिखाई देता है जो युग का नहीं, युग युग का सत्य दिखाती है। उनकी प्रतिभा ने इतिहास का उपयोग तीसरी आंख के रूप में किया है। यह इंगित करने वाली चीज़ है कि ये उनकी प्रतिभा का ही रूप है कि इतिहास को उन्होंने तीसरी आंख के रूप में सूक्ष्मता के साथ अवलोकित किया है। अतीतकालीन चेतना प्रवाह को उन्होंने वर्तमान जीवन धारा से आश्चर्यजनक रूप से जोड़ने में वो सफल हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानववादी रचनाकार हैं। वे अपने समय की तमाम चिंताओं से गुजरते हुए एक ऐसे संसार की सृष्टि करते हैं जिसमें परिवर्तनशीलता, शोषित, लांछित और अभावग्रस्त समाज तथा व्यक्ति की पीड़ा को रेखांकित करती हुई उसकी नई जागृति की सूचना देती है, उसकी अस्मिता के महत्व की ओर ध्यान खींचती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व और व्यक्तित्व में अपने समय की विषम परिस्थितियों से दो चार होते हुए उनका मानववाद का साकार रूप में ग्रहण करना हमें दिखाई देता है, और उनका मानववाद साकार रूप ग्रहण करता चलता है। वे समाज के विविध परिवेशों से जूझते हुए ही उनके जो मानववादी पात्र हैं वो अपनी यात्रा पर निकलते हैं, और इस यात्रा में ही वे अपनी आप बिखेरते चलते हैं। तो हम देखते हैं कि उनकी जीवन यात्रा में
जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे उनके बाणभट्ट की आत्मकथा, जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में भी है। उस बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में अगर हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये प्रथम औपन्यासिक कृति है। स्वयं द्विवेदी जी ने इसे अभिनव प्रयोग के रूप में स्वीकार किया है। इसी उपन्यास में जहाँ हर्षयुगीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अवस्था का चित्रण है, वहीं वर्तमान युग की विसंगतियों पर भी करारा प्रहार हमें दिखाई देता है। नारी आत्मसमर्पण की भावना, अहिंसा की नींव पर समाज का निर्माण और भारतीय जीवन में संयम का महत्व उपन्यास का उद्देश्य रहा है। बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में द्विवेदी जी के भाव रहे हैं कि इस उपन्यास में वह वाणी मुखरित है जो साम गान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो ये जो मूल मंत्र आपने बाणभट्ट की आत्मकथा में दिया है, वो स्वयं उनके व्यक्तित्व में भी हमें दिखाई देता है और उनके कृतित्व में भी। और यही संदेश वे देना चाहते हैं कि व्यक्ति को किस तरह से अपनी वाणी को, जो समाज में जो भी कुरीतियाँ या समस्याएं हैं, उसके प्रति पवित्र भाव से, अर्थपूर्ण भाव से अपनी बात कहनी है। सत्य के लिए डरना नहीं है, किसी भी प्रभाव में नहीं आना है, चाहे वो लोक का प्रभाव हो, चाहे वो धर्म का प्रभाव हो, चाहे वो अर्थ का प्रभाव हो। आपको अपनी बात को रखना ही है, सत्य को रखना ही है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित विशाल भारत में धारावाहिक प्रकाशन के रूप में हुआ। जैसा कि स्वयं द्विवेदी जी अपनी भूमिका में लिखते हैं कि बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा में हमें बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समाज की स्थिति का भी पता लगेगा, और उसमें किस तरह इतिहास और कल्पना का संयोजन हुआ है वो भी दिखाई देगा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में, उसकी कथा वस्तु के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, नायक नायित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में।